नमस्कार, मैं हूं विवेक ठाकुर और आज मेरे साथ हैं संयम सक्सेना, जिन्होंने आज रिजल्ट जो आया है उसमें यूपी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की है और साथ में उनके पापा और उनकी मम्मी। कैसा लग रहा है आप लोग को आज जो रिजल्ट आया है संयम का? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी बच्चे की काफी लंबे समय से। 4 महीने हो गए थे दवाई कराते कराते। इनको जो है माइंड में दिक्कत थी, चक्कर आते थे, कभी सिर दर्द रहता था और उस सिर दर्द में ही बेटे ने यूपीटीयू AKTU जिसे बोलते हैं उसका एग्जाम 20 सितंबर को दिया था मुरादाबाद में ही। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इसमें रैंक फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि तबीयत खराब थी। काफी अच्छा पेपर इसका हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी मैं बात करूं तो संयम ने 98.4% स्कोर किए थे बोर्ड में। जेईई मेन में 169 रैंक थी और शायद आज आपकी काउंसलिंग थी आईएससी बैंगलोर की, जो कि इंडिया की रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। क्या आपकी सीट पक्की हो गई है संयम वहाँ? यस सर। तो आप आईएससी बैंगलोर में एडमिशन लेने जा रहे हैं? यस किस स्ट्रीम में? सर, उसका एक ही कोर्स होता है, यूजी बीएस कोर्स, रिसर्च कोर्स। उसमें मतलब सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, तो वो यूजी कोर्सेज उनका केवल एक ही है। एक ही है सर? ओके, बैचलर ऑफ साइंस कोर्स। यस सर। उसमें आपको एडमिशन कंफर्म मिल गया है? यस। बहुत बहुत बधाई हो संयम। संयम ने आईएससी बैंगलोर, जो कि इंडिया की फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी आईआईटी से भी ऊपर, इन्हें जेईई मेन में 169 जो रैंक आई थी उसके बेस पर वहाँ आज एडमिशन मिल गया है और इसके साथ ही इन्होंने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है, फर्स्ट रैंक लाकर यूपी लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है AKTU का। संयम, आपको क्या कहना है इस बारे में? पेपर कैसा हुआ था और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट रैंक आएगी यूपी? सर, पेपर वाले दिन मेरी तबीयत तो खराब थी, लेकिन पेपर मेरा अच्छा हुआ था। मतलब मेरे को उम्मीद तो थी। जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो उस समय मेरे 540 थे और करेक्शंस नहीं हुए थे। तो जब मैंने लगाया हिसाब की करेक्शंस के बाद 560 मार्क्स आएंगे और मैंने पिछले साल के मार्क्स आउट ऑफ 600 560 स्कोर किया आपने इसमें। तो तब मेरे को दिखा कि मेरी अंडर 100 तो मतलब अंडर 10 रैंक तो आ सकती है बहुत इजीली, और लेकिन अंडर 1 मतलब AIR 1 मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की। चलिए, तो आज आप खुश होंगे कि आपने जो 2 साल तपस्या करी है स्कॉलरशिप में, आज आपको लग रहा है कि वो अपने फाइनल अंजाम पे पहुंच गया, क्योंकि आज आपको एडमिशन भी मिल गया है अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में। मेरे ख्याल से शायद जब आप स्कॉलरशिप में आए थे तो आपका सपना यही था आईआईएससी बैंगलोर जाने का। यस सर। तो आज डबल खुशी का दिन है। संयम की मम्मी से पूछते हैं, आपने 2 साल इनके साथ जो पढ़ाई हुई उसमें आपकी क्या योगदान रहा, क्या तपस्या रही आपकी? क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चा नहीं, मुझे लगता है इतने बड़े रिजल्ट्स जैसे संयम ने दिए हैं, इसमें सबका योगदान होता है, परिवार को भी लगे रहना पड़ता है। आपका क्या कहना है? यही है कि बस बच्चों के साथ थोड़ा मतलब टाइम तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे, टाइम वाइम में सब इनके रहता था कि पढ़ ले। शादियां भी छोड़ दी सब जगह रिश्तेदार, शादियां भी आप लोगों ने छोड़ दी थी, नहीं जाते थे? जी, बच्चे सबकी बुराई भी, सारे रिश्तेदारों की बुराइयां भी थी। रिश्तेदारों की बुराइयां भी मिली। क्या कहते थे रिश्तेदार? बस यही कहते थे कि तुम्हारे पास तो कभी टाइम ही नहीं होगा। बताओ अब उन रिश्तेदारों को क्या कहना है रिजल्ट आने के बाद? अब तो बधाई दे रहे हैं रिश्तेदार सारे। तो आपका क्या कहना है कि पेरेंट्स जैसे ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि भाई फंक्शन हो रहा है, फैमिली तो जा रहे हैं सब जगह, नहीं छोड़ रहे हैं, आप लोगों को क्या कहना है? ऐसे पेरेंट्स को भी एक बार गाइड करिए। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा बच्चे का अगर पढ़ने में दिमाग है आपके और वो किसी तैयारी के लिए आपने कहीं भेजा है किसी कोचिंग सेंटर में, अपने शहर में बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है स्कॉलर, अगर आपने यहाँ भेजा है तो उसके साथ आपको भी त्याग करना पड़ेगा। आपको जैसे कि कोई फंक्शन होता है रिश्तेदारी में या किसी मिलने वाले का दोस्त के यहाँ कोई फंक्शन होता, तो उसको अगर आपको जाना बहुत जरूरी भी है तो आप बच्चे को आप डिस्टर्ब ना कीजिए, उसमें 1 घंटे आधे घंटे के लिए पार्टिसिपेट करें और अपने घर को सीधे आए, क्योंकि आपको बच्चे को देखना है। आपको भी कभी ऐसा लगता था संयम जाने का मन करता था या आपका कभी मन नहीं किया? नहीं सर, मतलब मेरा मन नहीं किया। मैं मतलब पढ़ाई, आप बिल्कुल फोकस थे अपने टारगेट टारगेट था, मतलब होमवर्क बहुत मिलता था, तो कभी इसमें माइंड ज्यादा ही नहीं था। संयम ने कभी जिद ही नहीं की इस बात की कि हमें भी जाना है किस फंक्शन में, कि कहीं ना कहीं इनसे आपका एक तो ध्यान हटता है, डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर वो जो समय आप पढ़ाई में लगा सकते हैं उसकी जगह वो समय आपका गलत चीजों पे जाता है, कोई यूज नहीं है। अगर बच्चे को हम एक बार किसी फंक्शन में ले गए 1 घंटे के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उसकी पढ़ाई कम से कम 4 दिन पीछे होगी। बिल्कुल, जो रूटीन चल रहा था उसका पढ़ाई, क्योंकि हो सकता है उन्हें वापस अपनी पढ़ाई में उतने कंसंट्रेशन से आने में टाइम लगेगा, फ्लो टूट जाएगा, डिसबैलेंस हो जाता सारा कुछ। वैसे घर पे इन जनरल, क्योंकि देखिए संयम ने जो अचीवमेंट्स किए हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, 98.4% साइंस स्ट्रीम में CBSE क्लास 12 में मुझे लगता है ऑल इंडिया टॉप किया हुआ इन्होंने।
हालांकि सीबीएसई रैंक जारी नहीं करता है, पर मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा मार्क्स 12th बोर्ड में भी इससे ज्यादा मार्क्स ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मुझे लगता है पीसीएम में इंडिया लेवल पे मुझे लगता है और किसी का आएगा। रामपुर में तो नहीं आई थी मुझे पता है ना, जिला पुरवार नहीं, में। मेरा जो अंदाजा है शायद ऑल इंडिया में ये इनके हाईएस्ट होगी पीसीएम में, ठीक है। आर्ट्स वगैरह में आए हैं, लेकिन 12th बोर्ड में पीसीएम में 10th में भी 99% थे, 10th में भी 99% थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये माने कि इसमें जो रोल रहा होगा आपका एज अ फादर, बिल्कुल हमारा पूरा रोल रहा है, और बच्चे का तो रहा ही है, साथ में हमने भी पूरी मेहनत की है और आपने किया। बहुत सैक्रिफाइसेस किए हाँ, होंगे, बिल्कुल। तो आप बताना चाहेंगे क्या सैक्रिफाइसेस किए आपने इस दौरान 2 साल? मैंने एक बहुत बड़ी घटना घटी थी मेरे साथ कि लास्ट ईयर 4 नवंबर को संयम की जो मौसी थी, सगी मौसी मेरी, जो सिस्टर इन लॉ है, एक ही थी छोटी, ओके। और जब मैंने छोटेपन से उसको देखा था, जब मेरी शादी हुई थी तो वो छोटी थी। उसके बाद उसकी शादी मैंने कहीं कराई अपनी रिश्तेदारी में, पहचान में, और उसके डिलीवरी केस होना था 4 नवंबर को, लास्ट जो बीता भैया 4 नवंबर आने वाला है, 4 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। 1 साल यहीं पे उसको एडमिट कराया, डॉक्टर सुषमा पांडे है हमारे मुरादाबाद में, जानी मानी है। सीजर उसका ऑपरेशन कराया, बच्चा हुआ, उसको बेटा हुआ 4 नवंबर को, अच्छा खासा बेटा हुआ, 11 बजे 4 नवंबर को लास्ट ईयर। और वो देखते ही देखते शाम को 4 या 5 बजे करीब उसने अपने प्राण त्याग दिए मेरे सामने। और संयम सक्सेना उस समय कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रहा था। अच्छा। ये घटना मैंने उस बेटे को अपने 4-5 दिन तक भी नहीं, कहीं ये जिस बैलेंस ना हो जाए, कहीं उसको परेशानी ना हो जाए। आपको जब पता चला तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ सर, शौक तो था ही, लेकिन अब पढ़ाई के साथ इन्हें भी संभाल लिया था पेरेंट्स को भी, क्योंकि मम्मी तो बहुत ज्यादा मतलब सैड, यानी कि उसको बरेली के थे वो लोग, मेरे साढ़ू साहब बरेली के हैं, तो बरेली डेड बॉडी हम ले गए रात को, भिजवा दी थी। आपने कहीं भी मतलब संयम को इसमें इफेक्ट नहीं होने दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स, मैं उन सबको डेफिनेटली कहना चाहूंगा, जो मैंने देखा है संयम के पेरेंट्स का डेडिकेशन देखिए, जो रिजल्ट आता है, जो देखिए हर बच्चा मुरादाबाद का डेफिनेटली आज के रिजल्ट के बाद स्पेशली वो चाहे कि वो भी संयम बन जाए, लेकिन संयम बनने के लिए संयम के साथ साथ पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि एक बार हमने कोचिंग में एडमिशन करा दिया तो अभी कोचिंग वालों की जिम्मेदारी है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है? पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने घटना बताई, बरेली में डेड बॉडी गई थी इसकी मौसी की, संयम की मौसी की, तो मैंने इसको बताया नहीं था। मैं उस दिन नाइट को यहीं रुक गया था, शाम को डेथ हुई उसकी मुरादाबाद में, इसमें कॉस्मोस हॉस्पिटल में। और मैंने बेटे को बताया, मैं आपको जैसे रूटीन वे में रोजाना 8-9 बजे घर पहुंचता था कोचिंग सेंटर से, स्टडी रूम से, तो ये रात को वैसे ही पहुंचा, और हमने इसको ये महसूस नहीं होने दिया कि घटना क्या घटी है, क्या हुआ है। उसके बाद भी भाप नहीं पाए, इनकी बॉडी लैंग्वेज से कैसा। उसके बाद अगले बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप देखिए कि मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स है लाइफ के, आप उससे शील्ड करिए बच्चे को, ताकि वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो। अच्छा, संयम ने मुझे पहले कहा है कि भाई इनके दिमाग में भी जब क्लास 10 में भी इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 99% आई बिलीव। तो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे को जनरली सोसाइटी में एक प्रेशर रहता है कि आप इसको बाहर भेज दीजिए पढ़ने के लिए, तो क्या आप लोग के ऊपर भी ऐसा प्रेशर था? आप लोगों ने फिर कैसे डिसीजन लिया? ये प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा था कि मैं इसको कोटा या दिल्ली वगैरह भेजूं। किटजी में भी सिलेक्शन इसका हुआ था, इसको जो है काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन मैं पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर जब तक हम अपने बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि अपने साथ ही रखें बच्चों को, जितने समय अधिक से अधिक रख सकते हैं। इंटर के बाद तो उसको जाना ही है बाहर, लेकिन कोचिंग जो है, कोचिंग अपने शहर में ही कराएं तो बेटर है। मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जो कोविड-19 आया इस बार, और जो बच्चे कोटा वगैरह में जो बाहर हमारे शहर से बाहर कोचिंग कर रहे थे, और वो लौट करके जब अपने शहर में आए, किसी तरीके से हमारी सरकार ने, तो मेरी सरकार ने उनको बुलाया वहां से बसों में, तो बसों में आए बेचारे, और फिर 14 दिन क्वारंटाइन रहे अपने शहर में, अपने घर से बाहर रहे। तो उन सब घटनाओं को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स से कि बच्चे जो होते हैं माता पिता के लिए सबसे प्यारी चीज होती है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। और उन बच्चों को जहां तक संभव हो अपने दूर न जाने दे, और अपने साथ रखें। ऐसा नहीं लगता आपको कि इन 2 साल में जितनी मेहनत इनको करनी पड़ी थी, उसमें आप लोग के रहने से इनका सफर थोड़ा आसान हुआ? अच्छा, होता क्या है कि बच्चा मान लीजिए कभी टेस्ट में नंबर कम आए और बाहर पढ़ रहा है बच्चा, वो बच्चा डिप्रेशन चला जाता है अगर उसको माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा संयम के साथ भी होता था, एक टेस्ट में कभी नंबर कम आते देगा तो हम इसको सपोर्ट करते थे, उसको पुरस्कार लेते थे घर में, बेटा कोई बात नहीं है, अगली बार मेहनत करोगे और दिमाग को कूल रख के अपने काम करोगे, पढ़ाई करोगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। अच्छा, नहीं इन सब मतलब फैमिली तो साथ में है,
मैं एक बात मुझे समझ में आई, लेकिन इसके अलावा आप फ्रेंकली बताइएगा, कहीं दिल में ऐसा तो नहीं लगता है कि मेरा बच्चा स्कॉलरशिप नहीं पढ़ के अगर बाहर पढ़ा होता तो हो नहीं, सकता है नहीं, कि ऐसा- इससे अच्छी रैंक ले आता। नहीं, ऐसा कभी नहीं हमारे दिमाग कभी में संयम आया। आपके दिमाग में कभी ऐसा आया हो क्योंकि बाहर जाके तो होता time क्या है कि मेहनत कि बच्चे कहीं को कोई ही कमी रह गई? क्योंकि नहीं, लोगों का ऐसा लगता है कोई कि भाई कमी जो बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट है, वो डेफिनेटली बाहर मिलता है। कोई कमी नहीं महसूस रह गई। आज यूपी एसईई का रिजल्ट आया है, उसने ये कमी साबित कर दी कि यहाँ से कोई कमी नहीं रही। बच्चे की तबीयत खराब थी, दिमाग में परेशानी थी, दवाई लगातार चल रही थी, दिमाग की दवाइयां सब ऐसी होती हैं कि वो सुस्ती लाती है दिमाग में भी। तो इस चक्कर में इसका जो ऑल इंडिया रैंक थोड़ी नीचे रह गई जेईई एडवांस में इसका, एडवांस में तो संयम के पापा ये कह रहे हैं कि वो एडवांस स्वास्थ्य की में कमी। इनके मुताबिक थोड़ी सी रैंक नहीं आई थी, जैसे इनके 169 रैंक आई थी जेईई में, उसके मुताबिक थोड़ी कम रह गई थी। उस बारे में संयम के फादर बता रहे थे। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट मैं जानना चाहूंगा संयम आपसे कि आपने अब पूरा सफर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अब आप दूसरे सिरे पे आ गए। जब आप क्लास 10 के बाद यहाँ आए थे तो आपके दिल में बहुत सारे सपने थे, ठीक है, उसमें से मुझे लगता है शायद आपका सबसे बड़ा सपना आईआईटी बेंगलोर जाने का था, वो पूरा हो गया है। केवीपी में भी आपने 2 बार क्लियर किया, 11th में भी, 12th में भी, बोर्ड में भी आपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया 12th बोर्ड में, मतलब हर चीज जो आप कर सकते थे ऑलमोस्ट किया, सिवाय थोड़ा सा रैंक आपकी एडवांस में कम रही, उसको छोड़ देना। क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ जो आपको पढ़ाई मिली है, जो चीजें मिली, ठीक है, बिल्कुल आप फ्रेंकली बताइएगा, उसमें कुछ और आपको यहाँ पे मिलता बेटर तो शायद और बेटर कर सकते थे, ऐसा आपको कभी लगा? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा। मतलब कि क्योंकि फैकल्टीज जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैकल्टीज है सारी। और जब आप अंजलि मैम, मतलब जब मैं यहाँ पर स्टडी रूम में रुकता था तो जैसे आप और अंजलि मैम से किसी भी टाइम में कंसल्ट कर सकता अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर मैं कहीं बाहर जाता तो डेफिनेटली वैसा तो नहीं हो पाता कि मैं डायरेक्टली जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कि उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं और वो हैंड टू हैंड मतलब एक इंडिविजुअल मेंटरशिप जो आपको मिली, उससे बहुत फायदा मिला। हाँ। और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में, चूंकि आप टॉप रैंक लाए हैं, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में मुरादाबाद भी एक दूसरा कोटा बन सकता है? यस सर, डेफिनेटली अगले साल ही और उससे अगले साल अंडर 10 रैंक भी मतलब आ सकती है बहुत इजीली मुरादाबाद से, बल्कि एआर रन भी आ सकती है एडवांस में, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। मतलब अगर मेरी हेल्थ ठीक होती तो मैं प्रॉमिस कर सकता था अंडर 60, अंडर 70 या अंडर 100 रैंक नहीं, बट देखिए उस केस में भी हो सकता है आप अंडर 60, अंडर 70 रैंक ले आते, मान लीजिए संयम, ठीक है, तो लोग तो ये कहते थे कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे इसलिए ले आए। हर साल रैंक्स लाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ऐसा अक्सर देखे, जब आपकी टॉप 100 में रैंक आई थी जेईई में, तो कई लोगों ने ऐसा कहा कि भाई संयम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा था इसलिए वो ले आया, ठीक है, तो लोग एक्सक्यूज निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अब आप यू आर एट द अदर एक्सट्रीम और आप सारी चीजों को 2 साल के सफर को अपने बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में यहाँ जो बच्चों में टैलेंट है, यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है स्कॉलरशिप में, उसको देखते हुए क्या आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि 4 साल 5 साल में डेफिनेटली हम भी एक दूसरा कोटा बना सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में अंडर 10 या अंडर 100 तो आएगी डेफिनेटली। अंडर 10 भी बहुत इजीली आएंगी स्कॉलरशिप से या मुरादाबाद से ही। और ऐसी कोई भी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं था। मतलब जैसे इन लोगों ने हमसे मेहनत कराई, जितना होमवर्क हमें डेली दिया था वो हमने कंप्लीट किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अपनी कोई इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी मेरी पहले भी, मतलब मैं ऑर्डिनरी बोर्ड टॉपर ही था कि जो पढ़कर मार्क्स लाते हैं वैसे ही वाला हार्ड वर्किंग टाइप। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं था ऐसा। कुछ नहीं था। जो पैकेज यहाँ से मिलते थे वो सोल्व करते, सारे बच्चे करते हैं, सोल्व ये भी करता था। बाकी बच्चे नहीं, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है, अक्सर होता क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट या संयम की मदर का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं जो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है कि ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा होगा। तो जब माँ बाप जो है जब एग्जांपल देते हैं, उन बच्चों के माँ बाप एग्जांपल देते हैं कि संयम ने किया तो तुम भी कर सकते हो, तो बच्चे क्या कह देते हैं कि सर संयम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो आप लोगों का क्या कहना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं होता है, बच्चे को खुद ही मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करेगा उतना ही पाएगा। जैसे कि कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितनी हमने मेहनत की उतना सब। संयम, आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इन 2 सालों में क्या सैक्रिफाइसेस किए? सैक्रिफाइसेस तो हैं, वो सैटरडे ने बताई थी, सिर्फ फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया, वो मौसी वाली बात वो वाली। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं स्टडी रूम में रुकता था तो मॉर्निंग 9 पे एग्जैक्टली मेरे को मतलब दिन में 3 बार ये ब्रेकफास्ट वगैरह सब देने आते थे। तो दिन में 3 बार? और आप, मुझे जहाँ तक पता है शायद गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कितनी दूर है स्कॉलरशिप से आपका जो ऑफिस है? मेरा ऑफिस करीब 2 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन मैंने 3 बार यहाँ आते थे। होता क्या था कि जो जैसे मान लीजिए बच्चा हमारा संयम सक्सेना सुबह आया 6 बजे आ जाते थे स्टडी रूम में, ओके, 6 या 7 बजे आया, 7 बजे आ जाते थे। तो उतनी जल्दी अगर ये नाश्ता करके आता तो खा भी नहीं तो पाता। आप सुबह नाश्ता बना के दे देती थी? सुबह 7 बजे नाश्ता नहीं, करके? इसको नहीं देते थे। अच्छा, जब मैं ड्यूटी जाता था तो मैं इसका ब्रेकफास्ट लेकर के इसको दे करके आप सुबह 7 बजे हाँ। बिना ब्रेकफास्ट के बस मिल्क भी बस बस मिल के आ जाते थे? ओके। और मैं जब ड्यूटी जाता था अपना, मेरा ऑफिस टाइम 9:30 का था लगभग,
तो 9:30 से पहले पहले मैं आधे घंटे का मार्जिन लेके रखता था कम से कम। तो आप ब्रेकफास्ट लेके आए थे? ब्रेकफास्ट लिया और फिर अपनी ड्यूटी निकल गया। और फिर दिन में लंच देने? उसके बाद जो अपने लंच का टाइम मिलता था मुझे 30 मिनट का, हाँ। उसमें घर से जो है पैक्ड मिलता था लंच बॉक्स मुझे, और वो पैक्ड लंच बॉक्स लेकर के और बच्चे को यहाँ देने के लिए आता था स्कूल। और उसके बाद मैं अपने आप को जैसे शाम में मैनेज जब करता जाने का था। समय था तो फिर इनको लेके शाम को जो है जैसे कि मान लीजिए पापा ही ले जाते थे आपको हमेशा? घर? 5 से 5:30 बजे छुट्टी हुई मेरी हाँ। और मैं घर को आ गया ऑफिस से अपने, तो मुझे फिर इसका ब्रेकफास्ट तैयार मिलता था और फिर मैं इसको देने के लिए आता था। शाम इवनिंग शाम को इवनिंग में रात को तो अच्छा शाम में फिर देने आते थे और रात को आप अकेले खुद जाते थे या पापा लेने आते थे? ये खुद चले जाते थे, खुद चले जाते थे। 8:30 आप देखिए इतना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स जो सुन रहे हैं कि देखिए सिर्फ बच्चे के डेडिकेशन से नहीं होता है, पेरेंट्स का डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है संयम के पेरेंट्स कि उन्होंने बच्चे को अपनी प्रायोरिटी पे रखा है 2 साल के लिए। देखिए हर बच्चे का और हर पेरेंट्स का सपना यही होता है जो संयम ने अचीव किया है, लेकिन इसको कैसे करना है आज इसका एक बहुत अच्छा बहुत डिटेल में बताया प्रोसेस कि कैसे इन्होंने 2 साल गुजारे हैं। इससे सबके सभी हर किसी को सीखने के लिए है और मुझे लगता है कि संयम ने जो 2 साल में मेहनत करी है वो मेहनत करके हर कोई ये सोचे बिना कि वो एवरेज है, बिलो एवरेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या कहना है संयम आपका? हर कोई अचीव कर सकता है जो आपने किया है। बिल्कुल सब बच्चे कर सकते हैं। मतलब आपका मंत्र क्या रहेगा जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, कि क्या मंत्र है जिससे आपने अचीव किया है? हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप डेली टास्क को कभी आगे के लिए नहीं पोस्टपोन कर सकते। जो होमवर्क मिल रहा है कहीं से भी आपको मिल रहा है वो आपको उसी दिन करना है, और क्योंकि अगले दिन क्लास में डिस्कशन होगा, अब वो नहीं करोगे तो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा डिले करने का आगे। तो आपको मतलब प्रायोरिटी यही रखनी चाहिए कि अपने जो भी होमवर्क है जितना भी काम है वो डेली करके आगे बढ़े। और एक घटना और घटी थी जब संयम का एडमिशन 11th क्लास में हुआ था, क्लास शुरू हो गई थी इसकी यहाँ कोचिंग में। अच्छा 4 अप्रैल को। तो ये खेलने के लिए जाता था क्रिकेट। अच्छा आप क्रिकेट भी खेलने जाते थे? तो यहाँ पे क्रिकेट- क्लास 11 में एडमिशन लेने के बाद भी? अच्छा जब ये क्रिकेट आपको टाइम मिलता था? स्टार्टिंग में मिलता था। अच्छा, ये बहुत स्टार्टिंग में मतलब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि देखिए जो जनरली बच्चे जो होते हैं और पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा बच्चा बिल्कुल पढ़ाकू होगा, इसको और किसी में इंटरेस्ट नहीं था। आप सोचिए संयम को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, यानी क्लास 11 में यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद भी। तो आप कुछ बता रहे थे, कोई इंसिडेंट हुआ? मैं घटना घटित बता रहा हूँ। जो घटना घटित हुई थी उसमें क्या हुआ था कि 1 महीना कोचिंग करते करते इनको हुआ था, और बच्चों के साथ ये दोस्तों के साथ सुबह खेलने के लिए जाते थे, दिन छुट्टी होती थी। तो छुट्टी के दिन इनके पैर में चोट लग गई अच्छा क्रिकेट खेलते हुए पार्क में, आशियाना कॉलोनी में। अच्छा और जब वो ये पार्क चोट लग गई तो यहाँ बोर्ड पे भी चोट लगी, फिर माथे में कुछ चोट लगी, टाँके पे आए। अच्छा टांगे वगैरह भी लगे? हाँ, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि इतना संघर्ष उसके बाद करना सीखे सब लोग, जो संघर्ष बेटे ने हमारे किया और हमने किया है कॉलेज में कि एक भी दिन क्लास स्कूल मिस दिन की कोई भी क्लास बच्चे हाँ, ने मिस exactly, नहीं। क्योंकि ये इंसिडेंट मुझे आज पता चल रहा है। मुझे 2 साल जबकि कॉलेज पढ़ाया कि इसके बच्चे के पैर में उस पैर चटकने पेड़ी के पास चटका था, पैर मांस फट गया था उसमें जो है। शायद आपका फोन आना है, हाँ, साइलेंट कर लीजिए। उसमें इसको जो है मुझे लगता है शायद उस इंसिडेंट के बाद इन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। हाँ, क्रिकेट खेलना बंद तो कर मुझे दिया। लगता है शायद ये अच्छा रहा, भगवान ने एक तरीके से इन्हें मैसेज दिया। क्योंकि डेफिनेटली क्या संयम क्या लगता है आपको, क्या आप अगर जो जितनी पढ़ाई की यहाँ रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या आपके पास टाइम है क्रिकेट खेलने का किसी बच्चे के साथ, किसी के पास? सर उसके बाद बस डेली एक्सरसाइज करने का टाइम होता है। मतलब मॉर्निंग में आप हाफ एन आवर वॉक के लिए जा सकते हो, या फिर जब वापस आते हो स्टडी रूम से तब आप वॉक के लिए जा सकते हो। लेकिन उसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा आपको, मतलब स्पोर्ट्स खेलने का। तो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप फिजिकल वर्क अवॉइड ना करें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके साइकिलिंग इंटरव्यू से, मुझे भी नई चीजें पता चली हैं आज आप लोग से बात करते हुए कि क्योंकि इन जनरल सब लोग का ये परसेप्शन होता है कि बच्चा एकदम एक नंबर का पढ़ाकू होगा, इसको पढ़ने के सिवा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इनको क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट था और 11th क्लास में कोचिंग करते हुए भी क्रिकेट खेलने जाते थे। और भी ऐसे कोचिंग के शौक हैं जिन्होंने ऐसे शौक इनका है, जैसे मान लीजिए अब इनकी जब पैर में चोट लगी तो क्रिकेट बंद हो गया। हाँ तो अब ये फिजिकल एक्सरसाइज क्या करें, हाँ एक विकल्प दूसरा चुना साइकिलिंग का। साइकिलिंग तो अच्छा लगता है। कभी मॉर्निंग में साइकिलिंग कर ली 1 घंटा आधा घंटा, और कभी शाम को कर ली। साइकिलिंग मेरे ख्याल से सेफ भी है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, जैसे क्रिकेट में चोट लगने का रिस्क है, फिजिकली एग्जॉस्ट भी हो सकते हो किसी दिन। तो अपने माइंड को तरोताजा करने के लिए साइकिलिंग भी ये बच्चा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट से समझें। और संयम से कुछ आखिरी क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि आपका डेली रूटीन क्या होता था?
सर डेली रूटीन मेरा जब मैं स्टडी रूम में आ गया था कॉलेज के, तब यही था कि मैं मॉर्निंग 7 तक, मतलब जो भी अर्लीस्ट टाइम उठते कितने बजे थे आप? मैं उठता था 5 o'clock या फिर 4:30, और उसके बाद 4:30 AM आप उठ जाते थे Yes, सुबह, sir. और फिर उसके बाद हाँ, मतलब हाफ एन आवर, मतलब थोड़े एक्टिविटीज, मतलब वॉक कर ली छत पे आकर, या फिर एक्सरसाइज कर ली, माइल्ड एक्सरसाइज, ज्यादा हैवी नहीं। ओके वो करने के बाद 5 to 6:30 का जो टाइम होता है उसमें स्टार्टिंग वाला रिवीजन थोड़ा, और जो सब्जेक्ट जैसे इनऑर्गेनिक वगैरह वो पढ़ लिया। उसके Okay. बाद हाफ एन आवर में फ्रेश होकर ब्रेक वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके मैं स्टडी रूम का जो भी टाइम होता था उस समय, जैसे विंटर्स में 8 हो गया और समर्स में 7 हो गया, तो उस हिसाब से आ जाता है स्टडी रूम तो में। 7 या 8 बजे आप स्टडी रूम आ जाते थे कॉलेज में, और फिर दिन भर यही रह के रात में 9 बजे आप घर पहुंचते थे। यस सर, और उसके बाद क्या शेड्यूल होता था 9 बजे के बाद? बस वो खाना खाने वाला होता था, और फिर एट द लेटेस्ट अगर मैं बोलूँ तो 10 तक मैं सो जाता, 10 से 10 बजे तक सो जाते थे आप। तो ये 10 to 5 शेड्यूल इन्होंने फॉलो किया है। हमने कभी भी 7 घंटे से कम नींद नहीं दिलाई बच्चे को, पूरी 7 या 8 घंटे की नींद दिलाई Important है। मतलब। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, और थैंक्स अ लॉट कि आपने इस कॉलेज पे भरोसा किया और इस कॉलेज को ये मौका दिया कि हम संयम के साथ मिलके इतने सारे बड़े बड़े अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स को अकॉम्प्लिश कर पाए। एंड संयम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।